बहुत दिन हुए भारत में एक प्रसिद्ध राजा का राज्य था। उन दिनों एक साधारण व्यापारी भी उसी राज्य में रहता था, जिसका नाम राम स्वरूप था। उसके न कोई बीवी थी और न कोई संतान। वह ज्यों-त्यों करके अपने दिन बिता रहा था। एक रात जब वह अपने मकान में सोया हुआ था, उसने एक स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति आकर उसकी चारपाई के पास खड़ा हो गया है। उस वृद्ध ने उसे फटकारते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू काशी तीर्थ यात्रा पर क्यों नहीं जाता? पहले दिन राम स्वरूप ने उस पर ध्यान नहीं दिया, परंतु वही स्वप्न वह प्रति रात लगातार कई दिनों तक देखता रहा। उसे डर लगने लगा कि यदि उसने वृद्ध की आज्ञा का पालन नहीं किया तो हो सकता है कि उसे किसी प्रकार का दुख झेलना पड़े। यह सोचकर उसने जल्दी से तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय कर लिया। मन में ऐसा निश्चय करके उसने अपनी दुकान का माल बेच डाला, फिर अन्य सामान और अंत में दुकान के भी दाम वसूल कर लिए। इस तरह जो धन उसने इकट्ठा किया, उससे उसने यात्रा का प्रबंध कर लिया। इतना करने पर भी उसके पास कुछ सोने की मुहरें बच रहीं। अब उसे यह चिंता लगी कि इनका क्या किया जाए। वह इन्हें सुरक्षित करने के उपाय पर सोच विचार करने लगा तो उसे एक ख्याल आया। उसने इन मोहरों को एक मर्तबान में डाल दिया और ऊपर से ताजा जैतून भर दिए। मर्तबान का मुंह ठीक तरह से ढककर उसने मर्तबान उठाया और अपने एक व्यापारी मित्र के पास ले गया। उसने उससे कहा, भाई, आप जानते हैं कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। मेरे पास जैतूनों का यह मर्तबान बचा हुआ है। क्या आप इसे अपने पास रख लेंगे? मैं जब लौटूंगा तो वापस ले लूंगा। व्यापारी ने उत्तर दिया, भाई राम स्वरूप, यह भी कोई पूछने की बात है? तुम यह चाबियां लो और मेरे माल गोदाम में जिस जगह चाहो रख दो। आप जब लौटेंगे तो वह ज्यों का त्यों वहीं पड़ा मिलेगा। इस पर राम स्वरूप ने चाबियां ली और अपना मर्तबान उसके माल गोदाम में एक कोने में रख दिया। व्यापारी को धन्यवाद देकर वह दूसरे दिन ही तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो गया। दिन बीतते गए, यहाँ तक कि 7 बरस हो गए और राम स्वरूप वापस न लौटा। इतनी देर में एक दिन व्यापारी की पत्नी को जैतूनों के खाने का ख्याल आया और वह अपने पति से बोली, बहुत दिन से हम लोगों ने जैतून चखे तक नहीं। पत्नी की बात सुनते ही व्यापारी को राम स्वरूप के जैतूनों के मर्तबान की याद आई और वह बोला, तूने जैतूनों का नाम क्या लिया कि एक भूली बिसरी बात याद दिला दी। मुझे इस समय राम स्वरूप की याद आ गई। व्यापारी की बीवी ने पूछा, पर उसकी याद आपको इस वक्त क्यों आई? इस पर व्यापारी बोला, वह आज से 7 वर्ष पहले तीर्थ यात्रा के लिए गया था और जाते समय मेरे पास जैतून से भरा मर्तबान अमानत के रूप में छोड़ गया था। न मालूम राम स्वरूप का क्या हुआ, वह जीवित है या मर गया, यह तो भगवान ही जानता है। वह जो जैतूनों का मर्तबान मेरे गोदाम में छोड़ गया है, चलो उसी में से इस समय जैतून निकाल ले। वह अवश्य मर गया होगा, मुझे उसके वापस लौट आने की अब कोई आशा नहीं लगती। उसकी बीवी, जो एक नेकदिल औरत थी, उससे मनाही करते हुए बोली, खबरदार, ऐसी बात न करना, यह तो अमानत में ख़यानत है। हो सकता है वह जीवित हो और कल को लौट आए, फिर आप क्या कहेंगे उससे? कितनी शर्म की बात होगी यह। मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ कि ऐसा बुरा काम मत करो। कितनी भोली है तू और कितनी बेसिर पैर की बात करती है। न तो राम स्वरूप वापस आएगा और न मुझे उसके सामने लज्जित ही होना पड़ेगा।
मैं दावे से कहता हूँ कि वह मर चुका है। आपकी इच्छा जो चाहे सो करें, पर मेरी मर्जी इसमें नहीं है। मेरा दिल तो यही कहता है कि ऐसा करना अपराध है। इस पर भी यदि आपकी इच्छा हो तो निकाल लीजिए, परंतु बाद में मुझसे यह न कहिएगा कि तूने नहीं कहा था। व्यापारी को बीवी की बात न माननी थी और न ही मानी। उसने हाथ में दिया लिया और माल गोदाम की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने मर्तबान को एक कोने में पड़ा पाया। उस पर गर्द और मिट्टी की तह जमी हुई थी। उसने उसको झाड़कर साफ किया और ऊपर का ढक्कन खोला। ढक्कन खोलने से उसके बीच में से सड़े हुए जैतूनों की सड़ांध आई और उसका दिमाग चौंटने लगी। इस पर उसने मर्तबान को उठाया और पास ही एक मेज पर ले आया। उसने यह देखने के लिए कि अच्छे अच्छे जैतून कौन कौन से होंगे, मर्तबान को मेज पर उल्टा। उलटने के साथ ही उसमें से एक मुहर नीचे गिर पड़ी। व्यापारी ने कहा, अरे यह क्या? यह मुहर कैसी? कहकर उसने जल्दी से मर्तबान में हाथ डाला तो देखा कि उसमें जैतूनों के नीचे मुहरें भरी पड़ी हैं। मुहरें देखते ही उसके मन में लोभ हुआ और उसकी नीयत बदल गई। उसने यह तय कर लिया कि जो भी हो यह बात बीवी से न कहूंगा। फिर वह बीवी के पास गया और बोला, तुम्हारा कहना ठीक है। जैतून तो गल सड़ गए हैं, एक भी काम का नहीं है। सो मैंने फिर से मर्तबान को वैसे ही बंद करके रख दिया है। अगर राम स्वरूप लौट कर आया भी तो उसको पता न चलेगा कि यह खोला गया है। बीवी ने फिर कहा, मैं फिर भी यही कहूंगी कि आपने इसको खोलकर अच्छा नहीं किया। खाना खाकर व्यापारी किसी बहाने से फिर माल गोदाम में गया। उसने मर्तबान में से सारी मुहरें निकालकर अपने संदूक में रख ली। दूसरे दिन उसने बाजार से नए और ताजा जैतून लाकर उनको मर्तबान में भर दिया और उसी स्थान पर रखा जहां पर राम स्वरूप ने रख दिया था। संयोग से दूसरे ही दिन राम स्वरूप लौट आया और सीधा व्यापारी के पास गया। उसे जीवित देख व्यापारी तो चकित रह गया, परंतु अपनी हैरानी को छिपाते हुए उसने राम स्वरूप का खूब स्वागत किया। कुछ समय तक कुशल समाचार पूछने के बाद राम स्वरूप बोला, भैया क्या मेरा मर्तबान सुरक्षित है? अरे हाँ, बिल्कुल उसी तरह और उसी स्थान पर जहाँ तुम छोड़ गए थे। मुझे क्या पड़ी थी कि उसको देखता। यह लो चाबियां और निकाल कर ले जाओ। राम स्वरूप ने चाबियां ली और माल गोदाम की ओर गया। उधर से मर्तबान निकाल कर लाया। उसने उधर एक मिनट भी न खोया और सीधा अपने मकान पर गया। वहां जाकर उसने मर्तबान को खोला, परंतु उसमें एक भी मुहर न पाई और ताजे जैतून भरे देख उसका हर्ष शोक में बदल गया। उसके होंठ सूख गए। वह पागल की तरह व्यापारी के पास भागा भागा आया और वहां पहुंचकर बोला, मित्र, तुम मुझे इस प्रकार एकदम लौट आते देखकर अवश्य हैरान हो गए होगे, परंतु मैं यह कहने आया हूँ कि मुझे अपने मर्तबान में रखी हुई 100 मुहरें नहीं मिल रही हैं। यह क्या बात है? मैंने इन्हें जैतूनों के नीचे छिपा कर रखा था। यदि आप किसी कारणवश निकालकर अपने काम में लाए हों तो कोई बात नहीं, जब आपकी इच्छा हो दे देना। हाँ, मुझे इस समय केवल रसीद लिख दे। व्यापारी की नियत बदल चुकी थी, इसलिए उसने इस बात का उत्तर पहले ही सोच रखा था। अतः जब राम स्वरूप ने यह प्रश्न किया तो वह बोला, आप किन मुहरों की बात करते हैं? मेरी समझ में तो कुछ आया ही नहीं। क्या आपको अपना मर्तबान ज्यों का त्यों पड़ा हुआ नहीं मिला? मुझे क्या मालूम कि आपने इसमें क्या रखा था। आपने चाहे इसमें
मुहरें रखी हों, चाहे राख, जो कुछ भी रखा होगा वह उसी में होगा। मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। व्यापारी से यह उत्तर पाकर राम स्वरूप की आंखों से टप टप करके आंसू बह चले। वह सिसकियां भरता हुआ बोला, भगवान के लिए मुझ गरीब पर रहम करो। मेरी जन्म भर की कमाई इतनी ही थी, मुझ पर तरस खाओ। भगवान का वास्ता देता हूँ, मुझे मेरा धन लौटा दो। राम स्वरूप के इस प्रकार गिड़गिड़ाने का भी व्यापारी के मन पर वही प्रभाव हुआ जो मरुस्थल पर वर्षा का। वह टसमस न हुआ। यह देख राम स्वरूप ने फिर कहा, अच्छा तो मैं न्यायाधीश के पास अपना प्रार्थना पत्र दूंगा। वह वहां से निकलकर सीधा न्यायाधीश की अदालत में गया और अपना सब हाल सुनाया, परंतु कोई गवाह न होने के कारण उसका मुकदमा खारिज हो गया। यद्यपि न्यायाधीश की अदालत में वह हार गया, तथापि उसने हिम्मत न हारी और अपनी कहानी राजा तक पहुंचाने का निश्चय कर लिया। उसने एक नया प्रार्थना पत्र तैयार किया। उसे लेकर वह शहर के ऐसे स्थान पर खड़ा हो गया जहां से राजा का आना निश्चित था। राजा एक दूसरे राज्य से कुछ जरूरी काम करके वापस लौट रहे थे। राम स्वरूप ने तभी मौका पाकर अपना प्रार्थना पत्र उनके रथ में फेंक दिया। राजा ने उसे उठाकर रख लिया। महल में पहुंचने पर उसको पढ़ा। एक बार पढ़कर उसको फुर्सत में फिर देखने के लिए रख दिया। राजा की आदत थी कि वह रात के समय वेश बदलकर शहर में इस बात का पता करने जाता था कि कोई किसी पर जुल्म तो नहीं करता। इस रात जब राजा अपने प्रधानमंत्री सहित गश्त पर निकला तो एक स्थान पर उन्हें कुछ शोरसा सुनाई दिया। वे दोनों उस स्थान के समीप पहुँचे तो एक दरवाजे की आड़ में छिपकर देखने लगे। उस स्थान पर कुछ बालक अपने खेल में लगे थे। इनका खेल देखने के लिए राजा वहीं रुक गए और गुप्त रूप से देखने लगे। चांदनी रात थी। वे सब बालक एक विशेष स्थान पर गए। वहां एक बालक ने कहा, मित्रों, अब न्यायाधीश का खेल खेलें। मैं न्यायाधीश बनता हूँ और तुम लोग राम स्वरूप और व्यापारी को मेरे पास न्याय के लिए बुलाओ। राजा ने यह शब्द सुने तो उन्हें उस प्रार्थना पत्र की याद आई जो उन्हें दिन में प्राप्त हुआ था। अतः उन्होंने वजीर से तब तक वहीं ठहरने के लिए कहा जब तक ये बालक खेल न खत्म कर लें। इसके बाद उन बालकों ने इस नाटक के पात्र भी आपस में ही नियुक्त किए और उनकी अदालत शुरू हुई। न्यायाधीश बना हुआ बालक गंभीर मुद्रा में पास ही एक बड़े से पत्थर को कुर्सी बनाकर बैठ गया। दो अफसरों ने बालक राम स्वरूप और व्यापारी को अदालत में हाजिर किया। इस पर बालक न्यायाधीश ने जुबान खोली, व्यापारी, तुम्हें इस अभियोग के उत्तर में अपना पक्ष पेश करने की आज्ञा दी जाती है। कहो, तुम्हें क्या कहना है? बालक व्यापारी ने उत्तर दिया, सरकार, राम स्वरूप का अभियोग झूठा है। मुझे मोहरों का पता तक नहीं है। यदि आपका हुक्म हो तो मैं कसम खाने को तैयार हूँ। बालक न्यायाधीश बोला, नहीं, कसम खाने की आवश्यकता नहीं है। मैं पहले उस मर्तबान को देखना चाहता हूँ। राम स्वरूप, क्या तुम उसे साथ लाए हो? नहीं हुजूर। तो लाकर अदालत में पेश करो। बालक राम स्वरूप चला गया और कुछ ही समय में एक मर्तबान लाकर न्यायाधीश के सामने रख दिया। अब न्यायाधीश ने पूछा, क्या यह वही मर्तबान है? राम स्वरूप और व्यापारी ने देखकर कहा, हाँ हुजूर, यह वही मर्तबान है। तब न्यायाधीश ने उसका ढक्कन उठाने की तथा एक जैतून लाकर
दिखाने की आज्ञा दी। जैतून उनके सामने पेश किया गया। उन्होंने ऐसा अभिनय किया मानो जैतून चख रहे हों और कहा, यह तो बड़े स्वादिष्ट जैतून हैं, बिल्कुल ताजा, मानो आज ही पेड़ पर से उतारे गए हों। पर राम स्वरूप, तुम तो कहते हो कि यह 7 साल पुराने हैं। अच्छा तो यह है कि इसकी जांच के लिए किसी जैतून बेचने वाले को अदालत में बुलाया जाए ताकि वह इनकी परख करके बताए। इस पर एक जैतून बेचने वाले को हाजिर किया गया। न्यायाधीश बने हुए लड़के ने उससे पूछा, व्यापारी, जैतूनों की आम आयु क्या होती है? वे कितने समय तक ठीक रखे जा सकते हैं? ठीक और सोच समझकर दोनों बातें बताओ। सरकार, यह फल केवल 3 वर्ष तक ठीक रखा जा सकता है। इसके बाद यह खाने के काम का नहीं रहता। न्यायाधीश बोला, अच्छा, तो इस जैतून को चखो और बताओ कि यह कितने समय पुराने हैं। उसने मानो जैतून हाथ में लिया और चखा। फिर कहा, ये तो बिल्कुल ताजे हैं। मालूम होता है कि इनको रखे अभी 3 महीने से अधिक नहीं हुए। न्यायाधीश ने कहा, फिर सोचकर उत्तर दो, भूल न करना। ये दोनों कहते हैं कि यह 7 वर्ष पुराने हैं। इस पर अपराधी व्यापारी ने कुछ कहना चाहा, परंतु न्यायाधीश ने डांटते हुए कहा, ज़बान बंद करो। एक तो चोर और दूसरे चतुर। सिपाहियों, इसे ले जाओ और फांसी पर लटका दो। यह अपराधी है। उस बालक व्यापारी को बालक सिपाही ले गए और झूठ मूठ फांसी दी तो सब बालक खूब तालियां बजाकर खुशियां मनाने लगे। खेल खत्म हो गया। राजा और वजीर भी वहां से चल दिए। राजा ने तब वजीर से कहा, इस बालक का पता निकालो और कल दरबार में हाजिर करो। व्यापारी और राम स्वरूप को भी उस मर्तबान के साथ पेश करो। एक जैतून बेचने वाले को भी साथ ही हाजिर करो। दूसरे दिन इन सबको दरबार में पेश किया गया। राजा ने बालक को अपने पास एक अच्छा स्थान दिया और कहा, बालक, ये है राम स्वरूप और व्यापारी, इनका न्याय करो। बालक ने ठीक उसी तरह से न्याय किया जैसे उसने खेल में किया था। व्यापारी समझ गया कि अब वह बच नहीं पाएगा। वह रोने पीटने लगा और दया के लिए प्रार्थना करने लगा। परंतु राजा ने डांटकर कहा, इसको ले जाकर कारागार में डाल दो। व्यापारी से पहले मुहरें वसूल की गईं और बाद में उसे कारागार में डाल दिया गया। बालक की चतुराई की खूब प्रशंसा हुई और राजा ने उसको उचित इनाम देकर घर लौटा दिया। इस तरह एक बालक ने खेल ही खेल में एक कठिन मुकदमा आसानी से हल कर दिया। धन्यवाद।